Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to lecture number 4 of Complete Computer Science FBIAC PBA Revision and Preparation Series. आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के वो तमाम की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि पेपर के पर्सपेक्टिव से आपको पता होने चाहिए, और एट द एंड हम एक एग्जांपल भी सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से आपके इस कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं और आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर. ओके, सो सबसे पहले अगर हम बात करें अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम यूज़ करते हैं जब भी हमें अपने प्रोग्राम के अंदर किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया की बेस पे कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करना होता है. यानी हमें कोई कंडीशन दी गिवन होती है और उस कंडीशन की बेस पे कोई काम हो रहा होता है, और जब कंडीशन ट्रू होगी तो काम होगा, और जब कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हम कोई और काम करेंगे. अब ये बेसिकली 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं. एक हमारा होता है ओनली इफ, एक को हम कहते हैं इफ एल्स, और एक को हम कहते हैं इफ एल्स इफ. यानी बेसिकली वन बाय वन इन तीनों के सिंटेक्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आपके पास इफ स्टेटमेंट आप कब यूज करते हैं, जब आपके प्रोग्राम होता है उसके अंदर अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपने कोई काम करना है, एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड आपने एग्जीक्यूट कराना है, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन है बस, और उसके ऊपर एक ही काम करवाना है. उसकी कंडीशन अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो भी आपके पास कोई काम गिवन नहीं है, ना आपके पास कोई मल्टीपल कंडीशन है, सिर्फ एक कंडीशन है, तो तब आपने माइंड में रखना है कि आपने इफ यूज करना है. यानी इफ सिर्फ तब यूज करना है जब आपके पास एक सिंगल कंडीशन की बेस पे एक स्पेसिफिक कोड या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट कराना हो और फॉल से हमारा कोई लेना देना ना हो, तब हम इफ यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज पॉजिटिव, या चेक द नंबर इफ इट इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपने ये चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है, बस. उसके बाद नहीं है तो आपको कोई नहीं बताया गया, उसके अंदर ना कोई मल्टीपल कंडीशंस दी गई. इसी सेम क्वेश्चन को अगर मैं आपको यूं दूं कि राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर एंड चेक वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नॉट, यानी मैंने आपको दो चॉइसेस दे दी हैं. अब दो चॉइसेस में आपने दोनों चॉइसेस में से एक चॉइस सेलेक्ट करनी है. तो जब भी आपके क्वेश्चन के अंदर ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि दो चॉइसेस हो और उनमें से एक हमेशा एग्जीक्यूट हो, तो इसका मतलब है आपने इफ एल्स यूज करनी है, जिसमें आप पहले इफ लिखोगे और इफ के बाद अपनी कंडीशन लिखोगे सिंटेक्स के मुताबिक, और उसके बाद कॉलन डालोगे. उसके बाद जो कोड आपने एग्जीक्यूट कराना है या रन करना है जब कंडीशन ट्रू होगी वो आपने लिखना है, एंड देन उसके बाद आपने एल्स लिखना है. अब गलतियां जो आप कॉमन करते हैं वो ये करते हैं कि एल्स में भी एक तो आप कंडीशन लगा देते हैं. एक बात याद रखिएगा, एल्स में कभी भी कंडीशन नहीं लगाते, क्योंकि एल्स तब एग्जीक्यूट होता है जब आपकी इफ की कंडीशन फॉल्स होती है. अगर इफ ट्रू होगा तो आपकी इफ की ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर आपकी इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर आप एल्स के पास जाएंगे. और हमेशा इफ एल्स तब यूज करते हैं जब दो ब्लॉक ऑफ कोड हों, दो चॉइसेस हों, और दोनों में से किसी एक को एग्जीक्यूट कराना हो, तब आप इफ एल्स इस्तेमाल करते हैं. फिर आगे चलते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्वेश्चन दिया, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. अब तीन चॉइसेस हैं, लेकिन तीनों में से सिर्फ एक ही चॉइस एग्जीक्यूट हो सकती है. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हम अब इफ एल से काम नहीं चला सकते, क्योंकि इफ एल सिर्फ दो चॉइसेस पे काम कर सकता है, तीन पे नहीं कर सकता. तो जब हमारे पास तीन चॉइसेस आ जाएं या तीन से ज्यादा चॉइसेस आ जाएं, जिन्हें हम मल्टीपल चॉइसेस भी कहते हैं, तो तब हम यूज करते हैं इफ एल्स इफ. यानी इसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम इफ की एक कंडीशन वन लगाएंगे और उसकी कंडीशन वन के मुताबिक अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उसका ब्लॉक ऑफ कोड लिख देंगे. अदरवाइज हम एल्स इफ पे चले जाएंगे. अब इसको पढ़ते हैं हम एल्स इफ हैं, लेकिन लिखते पाइथन के अंदर हम ई एल एफ हैं, यानी एल्स इफ हैं, और उसके बाद हम इसकी दूसरी कंडीशन लगाएंगे. फिर जितनी कंडीशंस होंगी उतने आप एल्स इफ लगाते जाओगे, और एंड इसका भी एल्स ही होता है. और वही सेम बात कि जब ऊपर वाली सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तब आप अपनी एल्स की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे. इसलिए एल्स हमेशा विदाउट एनी कंडीशन लगाया जाता है, क्योंकि ये तब एग्जीक्यूट होता है जब सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है. यानी अगर आपकी सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ऑब्वियसली फिर एल्स ही एग्जीक्यूट होगा, और फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें भी कंडीशन लगाएं. अगर आपके पास एक ही चॉइस है और एक ही कंडीशन है, यानी एक ही चॉइस एग्जीक्यूट करनी है, यू आर गोइंग टू यूज इफ स्टेटमेंट. अगर दो चॉइसेस हैं, यू आर गोइंग टू यूज इफ एल्स. अगर तीन या तीन से ज्यादा चॉइसेस हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एल्स इफ लगा दोगे और उसके अंदर आप यूज करोगे इफ एल्स. एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमने यहाँ देखी नजर भी आ रही है और जो आपको बताना जरूरी है, वो ये है कि इंडेंटेशन. इंडेंटेशन का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ इफ एल्स मैंने लगाया उससे पहले आपको ये इतनी स्पेसेस, ऑलमोस्ट फोर स्पेसेस
खाली नजर आ रही हैं, यानी फोर स्पेसेस हमने छोड़ी हैं। फोर स्पेसेस को इंडेंटेशन कहते हैं, और ये इंडेंटेशन अगर आप नहीं दोगे तो प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाएगा। इसलिए बेशक आपने पेपर पे कोड लिखना है, तब भी आपने ये माइंड में रखना है कि आपने इतनी स्पेस यानी फोर ब्लैंक स्पेसेस जो हैं वो छोड़नी है, ताकि पता चले कि ये इंडेंटेशन है। तब ही आपकी इफ़ की कंडीशन उस नेक्स्ट स्टेटमेंट को अपना बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट कंसिडर करेगी और उसे एग्जीक्यूट करेगी। अदरवाइज आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन नहीं होगी पाइथन के अंदर, क्योंकि आपको पता है पाइथन के अंदर हम ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करते। तो ये 3 रूल्स आपने याद रखने हैं। पहला रूल, आपने कॉलन नहीं भूलना, क्योंकि आप लोग अक्सर कॉलन भूल जाते हैं। और कॉलन कहाँ लगाना है ये बात भी याद रखें। कॉलन हर एक चीज़ के बाद नहीं लगता। कॉलन सिर्फ और सिर्फ आपकी इफ़ कंडीशन, यानी जहाँ आप इफ़ की स्टेटमेंट लिखते हैं उसके बाद लगता है, एल्स इफ के बाद लगता है और एल्स के बाद लगता है। अगर यहाँ आप प्रिंट्स की स्टेटमेंट या बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट लिखते हैं, यहाँ कॉलन नहीं लगाना। सो कॉलन हमेशा आफ्टर एवरी इफ, एल्स इफ और एल्स के बाद लगाना है। इंडेंटेशन को आपने माइंड में रखना है, फोर स्पेसेस। और एक और चीज़, जब आप इफ की कंडीशन लगाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पर आपका इक्वल ऑपरेटर यूज होते हैं, तो आप उसको सिंगल इक्वल लिख के उसे असाइनमेंट ऑपरेटर बना देते हैं, जो कि लॉजिकली गलत हो जाता है। आपने माइंड में रखना है कि इक्वल के लिए आपने डबल इक्वल का ऑपरेटर यूज करना है, यानी डबल इक्वल कंपैरिजन होता है हमारा लॉजिकल, जो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहलाता है या रिलेशनल ऑपरेटर भी कहलाता है। और आपने सिंगल इक्वल को यूज नहीं करना, सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट होता है। तो ये 3 बातें बस याद रखनी है, ताकि आप प्रोग्राम में कोई लॉजिकली जो सिमेंटिक एरर है या लॉजिकल एरर है वो ना आए, और आप दोनों सिंटेक्स एरर से भी अपने प्रोग्राम को बेसिकली, यानी आपकी सिंटेक्स एरर भी ना हो और आपका उसके अंदर सिमेंटिक एरर भी ना हो। तो यहाँ तक हम बेसिक्स कवर कर ली। आप एक क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं और उसके मुताबिक देखते हैं कि इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि जो सबसे मुश्किल एग्जाम्पल है और जिस तरह की आपके पेपर में आ सकती है उसको इंक्लूड किया जाए। अदरवाइज आसान एग्जाम्पल्स और इससे रिलेटेड जितने इजी क्वेश्चन हैं वो आप लोग को बुक के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि बुक के अंदर मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं। यानी अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो बुक से आप क्वेश्चंस देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह के पेपर आपके पेपर में जिस तरह क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट रीड्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम्ड, यानी आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम जो हैं वो यूज़र से लेने हैं। यानी यूज़र जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स बताएगा और आपने टोटल बिल कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया। तो पहले तो जिस तरह मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होता है, और अंडरस्टैंड करके उसमें से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालनी होती हैं कि व्हाट विल बी द इनपुट, व्हाट हाउ यू आर गोइंग टू डू द प्रोसेसिंग एंड व्हाट विल बी द आउटपुट। और उसके बाद फिर आपने उसका एक रफ स्केच या एल्गोरिदम अपने पास बना लें, देन आप उसको अगर कोड में लिखेंगे तो आपके लिए कोड लिखना बहुत आसान होगा। सो उससे पहले क्वेश्चन में रीड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, कहीं भी रीड लिखा हो, टेक का नंबर लिखा हो, इनपुट लिखा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब है आपने इनपुट लेनी है। तो इनपुट तो यहाँ हमें पता चल गई कि इनपुट में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो है वो इनपुट करवाने हैं। वो करवाने के बाद हमने इस क्राइटेरिया को समझना है। इस क्राइटेरिया क्या कहता है? ये क्राइटेरिया कहता है कि अगर आपके यूनिट्स यानी जो यूजर इंटर करेगा अगर तो वो लेस देन इक्वल्स टू 50 है, तो आपका पर यूनिट जो यूनिट चार्ज होगा वो 5 रुपीज होगा। और कोई एडिशनल टैक्स सरचार्ज, चार्ज से मुराद बेसिकली एडिशनल टैक्स है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आपके यूनिट 51 से 150 के दरमियान में होंगे तो एक यूनिट जो है वो आपके 7 रुपी का होगा। अब ये देखना, ये 51 से स्टार्ट होगा, यानी पहली 50 के लिए वही रहेगा आपका जो पर यूनिट है। 51 से 150 के दरमियान में जितनी भी यूनिट्स होंगी तो वो आपकी 7 रुपीज यानी पर यूनिट कंसिडर होंगी, और उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा 10% ऑफ योर बिल, यानी जितना भी बिल होगा उसके ऊपर 10% और ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर यूनिट 150 से ग्रेटर होंगे तो यूनिट जो है वो 10 पर यूनिट उसका चार्ज होगा और उसके ऊपर एडिशनल टैक्स लगेगा 20%। अब अगर हम इसको ब्रेक डाउन कर लें एल्गोरिथम में तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमने इनपुट लेनी है। इनपुट लेने के बाद अब यहाँ हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास कंडीशंस लगानी है। ये वाली कंडीशन है तो ये काम करना है, ये वाली कंडीशन है तो ये वाला काम करना है, ये वाली कंडीशन है तो ये वाला काम करना है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ हमें इफ एल्स यूज करना होगा। और यहाँ हमें ये भी पता चल गया कि 3 कंडीशंस हैं तो इफ एल्स इफ इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक 3 में से एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराना है। सो इसलिए इन 3 ब्लॉक ऑफ कोड में से एक को सिलेक्ट करने के लिए इफ एल्स इफ इस्तेमाल करना होगा। पहले इफ को देखते हैं। इफ में हमारे पास जो यूनिट्स हैं, अगर यूनिट्स लेस देन इक्वल्स टू 50 होंगे
तो हमें क्या करना है, बिल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तब हमारे पास कोई एडिशनल टैक्स तो उस पे है नहीं, तो सिंपली जितनी भी यूनिट्स हैं उनको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका बिल आ जाएगा, अगर ये 50 से लेस है। अब अगर वो 150 यानी 50 से लेस नहीं है, 150 से लेस है, तो ये बात तो हमें पहले पता है कि पहली 50 यूनिट का वही ही रेट रहेगा जो पहले है। तो इसका मतलब है पहली 50 यूनिट्स का वही है, लेकिन आपकी इन यूनिट्स में से जो यूजर ने एंटर किए हैं, अगर आप 50 को माइनस करते हो तो आपके पास फिर बाकी रेंज वाली आ जाएंगी जो 51 से 150 के दरमियान में होंगी, और उन पे 7 रुपीज पर यूनिट है। तो पहली 50 यहाँ से माइनस होगी, उनका यहाँ से आंसर आ जाएगा, और जो हमारी यूनिट्स हैं उनमें से जब हम 50 माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल मैंने 100 एंटर किया था, तो 100 एंटर किया तो 50 का ये वाला होगा, और जब यहाँ यूनिट्स माइनस 50 होंगे तो 100 माइनस 50 50, और उन 50 का 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस उसके ऊपर 10% बिल भी होगा, यानी बिल को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वो ऐड हो जाएगा, यानी 10% को जब हम बेसिकली पॉइंट्स में निकालते हैं, या फिर आप सिंपली कर लें 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 10% हमारा यहाँ से आ जाएगा। सो सिमिलरली अगर हम ये एलसिफ पे होगा, और अब यहाँ पर हमने अगला एल्स के अंदर ही कर दिया, वैसे आप यहाँ पर एक और एलसिफ भी लगा सकते हो, और उस एलसिफ में ये वाली कंडीशन लगा दो और एल्स में लिख दो कि आपने कोई इनवैलिड इनपुट एंटर कर दिया एंड ऑल दैट, अदरवाइज एल्स चल जाएगा, देयर इज नो इशू, यानी लॉजिकली ये करेक्ट होगा। और एल्स में आप क्या करो, यानी अगर वो 50 से लेस भी नहीं है, 150 से लेस भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो 150 से ग्रेटर हैं, तो यहाँ पर हम फिर एल्स ही लिख दिया हमने, बजाय इसके कि एक और एल्स इफ लगाते हमने डायरेक्ट एल्स लिख दिया। एल्स में क्या करेगा, पहली 50 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 5, अगली 100 यूनिट, क्योंकि 51 से 150 के दरमियान में जो टोटल बनती हैं यूनिट्स वो हमारी 100 बनती हैं, तो 100 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, और उसके बाद अब 150 में से यूनिट्स को माइनस कर दो, यानी जो हमारी ये 150 यहाँ से कवर होगी, 50 ये वाली 100 ये वाली, टोटल 150 हो गया, तो वो 150 हमने माइनस कर दिया, और यूनिट्स में से जब 150 को माइनस किया और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि उसका चार्ज जो है वो 10 था, और उसके ऊपर 20% बिल भी ऐड कर दिया, तो इस पूरे का सम जो है वो ये वाला बिल होगा। यानी हमने फार्मूलाज बना लिए कि अच्छा किस किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, अगर 50 होगा तो किस तरीके से होगा, 150 से किस तरह से होगा, और अगर ग्रेटर देन 150 होगा तो किस तरह से होगा। सो इस तरीके से हमने ये शॉर्ट एल्गोरिदम लिख लिया, अब सिंपली इसको अपने प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमने इनपुट लेनी है। इनपुट के लिए हम सिंपली पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमने इनपुट का फंक्शन यूज़ करना है, और उसके अंदर हमें लिखना है इंटर नंबर ऑफ यूनिट्स, और जो यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे उन्हें हमें क्योंकि इंटीजर नंबर में चाहिए, तो हम उनको इंट के फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद उसे इंट के फंक्शन के बाद हम उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देते हैं, फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू इंट। अब यहाँ तक या हम इसको यूनिट ही लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले यूनिट्स, ये हमारे यूनिट्स। अब ये यूनिट्स हमारे पास आ गए, अब हमें कंडीशन लगानी है। अब हमारी पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन हमारी ये है कि अगर यूनिट हमारे जो हैं, इफ यूनिट्स आर लेस देन इक्वल्स टू, ओके, सो हम लिखेंगे लेस देन इक्वल्स टू 50 हैं, तो हमें क्या करना है, इंडेंटेशन को माइंड में रखना है। अब यहाँ से हम इतनी स्पेसेस छोड़ के फिर कैलकुलेट करेंगे। अब हमने फॉर एग्जांपल अपना एक वेरिएबल बनाया टोटल बिल के नाम से, टोटल के नाम से, अब या उसको पहले टोटल कहते हैं, बिल कह लेते हैं, बिल बिल इक्वल्स टू, हमें बिल कैसे कैलकुलेट करना है, हमने क्या कहा था, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5। तो सिंपली हम क्या करते हैं, उसको यूनिट्स और मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर हम स्टारिक यूज करते हैं, 5 करेंगे तो हमारे पास बिल आ जाएगा। डिस्प्ले हम एट दी एंड जाके करेंगे जो भी हमने डिस्प्ले करना होगा। अब हम अपनी सेकंड कंडीशन लगाएंगे एल्सिफ। एल्सिफ के लिए हमें क्या चेक करना है, इफ यूनिट्स हमारे जो हैं वो क्या हैं, लेस देन इक्वल्स टू 150, और अगर वो 150 हैं फिर हम पहले बिल कैलकुलेट करते हैं, बल्कि इसको नाम बिल का नहीं देते, टोटल का देते हैं। वो इसलिए कि पहले जैसे हम यहाँ बिल कैलकुलेट करेंगे फिर बिल को टैक्स ऐड करके टोटल का नाम दे देंगे, तो हम सब का सेम नाम रखना चाहते हैं। यहाँ पर क्योंकि टैक्स है नहीं इसलिए टोटल ही डायरेक्ट लिख लेते हैं, बिल नहीं लिखते। फॉर एग्जाम्पल बिल इक्वल्स टू, और अब हमारा बिल कितना होगा पहले ये देखें, पहले हमें चाहिए ये चीज और फिर उसके ऊपर 10% ऑफ द बिल, तो हम इस चीज को पहले कैलकुलेट करेंगे, उसको बिल का नाम दे देंगे, और फिर उस बिल का 10% निकाल के ऐड करके फिर उसका टोटल कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये वाला काम करना है, तो क्यों ना हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, यानी कि हमने सबसे पहले, या चले लिख लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है,
कि पहली जो 50 यूनिट्स हैं उनको 5 के लिहाज से ही कैलकुलेट करना है, प्लस फिर हमें पहले फाइंड करना है कि इसके ऊपर कितनी यूनिट्स यूज़र ने एंटर की हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जितनी भी यूज़र ने एंटर की हैं यूनिट्स, उसको अगर हम माइनस कर दें 150 50 से, 150 से नहीं 50 से, क्योंकि ये वाला 50 माइनस हो जाएगा। यानी जब ये वाला 50 माइनस हो जाएगा तो फिर तो हमारे पास यहाँ से आंसर आएगा वो यूनिट होंगी जो 50 से ऊपर की यूनिट हैं और 150 से नीचे हैं, लेकिन उनका रेट्स हमने मल्टीप्लाई करना है उसको 7 से। सो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ तक को छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमारे पास बिल आ जाएगा, लेकिन क्योंकि ये जितना भी बिल है हमारा उसके ऊपर हमारा टैक्स भी ऐड हो रहा है। सो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कहते हैं, बिल इक्वल्स टू बिल जितना पहले है प्लस उसके ऊपर क्या करो कि बिल को मल्टीप्लाई कर दो, यानी बिल का जो ऊपर से आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.1 यानी 10%। 0.1 भी लिख सकते हो, 0.10 भी लिख सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। अब क्या होगा कि और इसको नाम दे देते हैं सीधा सीधा टोटल का। यानी टोटल क्या करेगा, एक तो जो बिल आया होगा वो तो ऐड करना ही करना है, लेकिन बिल के साथ एक एक्स्ट्रा टैक्स भी लग रहा है उसके ऊपर, और वो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, बिल को मल्टीप्लाई कर दिया 0.10 से। तो अब पहले बिल का जो भी आंसर होगा वो 0.10 से मल्टीप्लाई होगा और फिर उसके अंदर बिल ऐड हो जाएगा और जो टोटल आंसर होगा वो टोटल के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ से हमें टोटल आंसर जो है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ तक हमने सेकंड कंडीशन कर ली। अगली कंडीशन हमारी क्या है, एल्स। हमें पता है कि एल्स में हम कंडीशन नहीं लगाते, वहां हम सिंपली वही काम करेंगे, यानी पहले बिल कैलकुलेट करते हैं फिर उसका टैक्स निकालेंगे और टोटल में ऐड कर देंगे। अब ये ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, ये एक सारा काम करना ही करना है, लेकिन इसके साथ एक और काम करना है। यानी यहाँ पर अगर हम इसको कॉपी कर लें, यहाँ पेस्ट करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पहले 50 यूनिट्स का ये वाला रेट है, अगली 100 यूनिट का ये वाला रेट है। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली 100 लिख देते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये काम तब होगा जब 150 से ऊपर हमारी यूनिट्स आएंगी। तो उनमें से 100 का रेट ये वाला है, 50 का रेट ये वाला है, प्लस तो उससे ऊपर होगी, यानी 100 प्लस 50 को माइनस कर दें, यानी जितनी भी यूनिट्स यूजर ने एंटर की हैं उन यूनिट्स में से अगर हम माइनस कर देते हैं अपनी 150 यूनिट्स, तो हमारे पास वो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगी जो 150 से ऊपर हैं। उनका रेट हमारे पास क्या है, उनका रेट हमारे पास 10 है। तो इसका मतलब है पहले ये वाली कैलकुलेट होंगी, फिर ये वाली, फिर उनमें से 50 होके 10 से मल्टीप्लाई होके ये वाली कैलकुलेट हो जाएंगी और जो आंसर आएगा वो बिल होगा, लेकिन उस बिल के ऊपर टैक्स भी लग रहा है। सो टैक्स ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल इक्वल्स टू जितना भी बिल है प्लस उसके अंदर टैक्स ऐड करो, लेकिन टैक्स पहले कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे होगा, बिल मल्टीप्लाई बाय कितना टैक्स है 20, तो 0.2 आ जाएगा, तो उसको 0.20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों में से जो भी ट्रू होगा हमारे पास टोटल बिल आ जाएगा डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट। तो एंड पे जब इन तीनों ब्लॉक से हम बाहर आएंगे तो हमारे पास जो अपना टोटल बिल होगा वो टोटल के अंदर मौजूद होगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें प्रिंट कर देना है, और प्रिंट में हमें क्या करना है कि टोटल बिल, और उसके बाद उसको हम प्रिंट कर देंगे और वो किसके अंदर है, टोटल के अंदर। यहाँ हम टोटल को डिस्प्ले करवा देते हैं। तो इस तरीके से हम ये सिंपल सा प्रोग्राम लिख सकते हैं, यानी अगर आप ब्रेक डाउन करोगे, इस तरह एल्गोरिदम लिख लोगे तो आपके पास फिर ये काम करना आसान होगा। जस्ट क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि आपने किस तरीके से आंसर फाइंड करना है। इसको जल्दी से रन करके भी देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। सो लेट्स चेक द आउटपुट। बस मेन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि आपके पास जो है वो किस तरीके से आपने इनपुट ऑब्जर्व करनी है, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट। और सिंटेक्स में ये याद रखें कि सिर्फ कॉलन जो है वो इफ़ और एल्स इफ के बाद और एल्स के बाद लगाना है, बाकी किसी स्टेटमेंट के बाद आपने कॉलन नहीं लगाना। और इंडेंटेशन को भी माइंड में रखना है और ऑपरेटर्स को भी ध्यान से इस्तेमाल करना है, यानी जैसे ऑपरेटर का सिंटेक्स है वैसे। इंटर नंबर ऑफ यूनिट, तो हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट 50 कर देते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास 250 आंसर आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये टोटल बिल हमारे पास क्या आ गया, 250, क्योंकि पहली ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कोई एक्स्ट्रा बिल यानी टैक्स नहीं ऐड होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर शो हो जाएगा। आई होप आज की वीडियो से आपने कुछ इंपॉर्टेंट ज़रूर सीखा होगा जो आपको इंशाल्लाह पीबीए के एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। सो इफ़ यू फाउंड माई वीडियोज़ यूज़फुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।